नमस्कार, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका टैगोर साइंस स्कूल तारानगर के द्वारा संचालित डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन 9th क्लास हिंदी मीडियम विषय विज्ञान और उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा था गति के नियम, जिस पे हम गति के नियमों से संबंधित, संवेग संरक्षण नियम से संबंधित जो आंकिक प्रश्न थे और जो कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चन थे, कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो अपन सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज़ में अपन आज का वीडियो है जिसमें अपन आज भी कुछ आंकिक प्रश्न और कुछ आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, जो आपके तर्क आधारित जो आपके सवाल हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपन पहले सवाल के साथ। और ये है हमारा पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारा, जो आधारित है गति के प्रथम नियम के आधार पर। गति के प्रथम नियम का मतलब कौन से नियम पर आधारित है? ये आपका क्वेश्चन जड़त्व के नियम पर आधारित है। ठीक है, और ये जड़त्व का नियम क्या था कि कोई वस्तु अगर आपकी विराम अवस्था में है तो वो रुकी भी रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु किसी दिशा में गतिमान है तो वो उसी दिशा में गतिमान रहना चाहती है और तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होगा। जब आप बाहर से बल लगा के उसकी गति में परिवर्तन की कोशिश करेंगे तो वो वस्तु उस परिवर्तन का विरोध करेगी। उस परिवर्तन में विरोध करने का जो गुण है उसको हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है अपना जड़त्व। जो वस्तु का जड़त्व होता है वो डिपेंड करता है आपका वस्तु के द्रव्यमान पर। हल्की वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, भारी वस्तुओं का जड़त्व ज़्यादा होता है। ठीक बात। अब देखिए हमारा सवाल क्या था कि जब आप किसी छड़ी से, किसी लाठी से, किसी एक दरी को, किसी एक कारपेट को या चटाई को जब उसको पीटा जाता है तो धूल के कण उस चटाई से, उस दरी से, उस कारपेट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी हैं। अभी आंधी का ही सीज़न चल रहा है जिसमें आपकी धूल आती रहती है। सवेरे उसी सफाई की प्रक्रिया में जब सवेरे घर में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है तो उसमें दरी को या बाकी बिस्तरों को अपन ऐसे जोर से झटका देके जब उनको एक साथ झटकते हैं तो जो धूल के कण होते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये कि मान लीजिए कि ये वो आपकी दरी या वो आपकी चटाई या जो आपका कारपेट है, ये उसमें धूल के कण है। ठीक है, ये धूल के कण हैं। जब आप अचानक से झटके के साथ जब इस दरी पर बल लगाएंगे तो आपके बाह्य बल लगाने के साथ ही ये जो आपकी चटाई है, जो आपका कारपेट है, वो तो उसी वक्त आपका बल के साथ गतिमान हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी चटाई तो गतिमान हो गई, पर इस पर चिपके हुए जो धूल के कण थे वो अब भी विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। अब चटाई गतिमान हो गई परंतु ये धूल के कण जो थे वो अभी भी आपके गतिमान नहीं होना चाहते, अभी भी विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। तो चटाई अपनी जगह से विस्थापित हो गई, ये अपनी मूल स्थिति पर कायम रहेंगे तो चटाई से अलग हो जाएंगे। और चटाई से अलग होने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लगेगा और ये धूल के कण आपके कहाँ गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि शुरुआत में जब कारपेट, दरी या चटाई और धूल के कण दोनों के दोनों विराम अवस्था में है, जब इन्हें किसी छड़ी से पीटा जाता है तो दरी में कंपन होने लगता है। जब आप बाहर से बल लगाएंगे तो दरी जो थी वो आपकी गति करेगी, कंपन गति करेगी। और जब ये गति करेगी तो चटाई तो गति करने लग जाती है, परंतु धूल के कण जो थे वो अभी भी विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं अपने जड़त्व के कारण। वो गतिमान नहीं होना चाहते। ठीक है, वो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। इस कारण होगा ये कि विराम जड़त्व के कारण धूलकण जो थे वो तो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि दरी जो है वो गति कर जाती है। तो दरी अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, धूल के कण उसी जगह पे रह जाते हैं। तो दरी विस्थापित होने के बाद धूल के कण उसी जगह पे रहेंगे तो दरी से अलग हो जाएंगे, और दरी से अलग होने के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण कहाँ गिरेंगे? आपके नीचे गिरेंगे। ठीक बात। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल आपका न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है। और ये आंकिक प्रश्न जो है वो आपका कौन से कंसेप्ट पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये सवाल हमारा संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता था कि यदि बाह्य बल आपका 0 हो,
यदि किसी निकाय पर बाह्य बल का परिमाण क्या हो, शून्य हो, तो उस निकाय का जो आपका रेखीय संवेग होता है वो रेखीय संवेग हमारा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक बात। इसी पर आधारित अपना ये सवाल है, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दो वस्तुएं हैं और प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है। तो देखिए दोनों का द्रव्यमान आपको 1.5 किलोग्राम दिया हुआ है। अब किलोग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको किसी और यूनिट के अंदर बदलने की आवश्यकता नहीं है। m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने किसके बराबर मान लिया, स्मॉल m के बराबर इसको मान लिया। जो कितना दिया हुआ है आपका 1.5 किलोग्राम। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। मान लीजिए ये पहला कण है जो इस तरफ गति कर रहा है, ये आपका दूसरा कण है जो इसी रेखा में परंतु विपरीत दिशा में गति कर रहा है, मतलब दोनों आमने सामने की दिशा में गति कर रहे हैं, और दोनों का जो वेग है वो है हमारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड, और इसका वेग भी कितना है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। टकराने के बाद अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इनका सम्मिलित वेग कितना होगा। तो टकराने से पहले संवेग निकालते हैं P1। संवेग क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणा में वेग, यही होता है। तो P1 बराबर पहले कण का संवेग होगा द्रव्यमान m गुणा में वेग u1, दूसरे कण का संवेग होगा द्रव्यमान m गुणा में वेग आपका u2। ठीक है। P1 बराबर m का वैल्यू हमारा 2 किलोग्राम, सॉरी 2 नहीं था ये, 1.5, u1 का मान 2.5 प्लस m2 का मान 1.5 और u2 का मान, देखिए अगर आप इस दिशा को धनात्मक लेते हैं तो इससे विपरीत दिशा को क्या लेना पड़ेगा, आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो ये हमारा वेग आएगा 2.5 माइनस में। ठीक है। तो ये देखिए इधर ये आपकी संख्या धनात्मक है, इधर ये संख्या आपकी ऋणात्मक है, दोनों बराबर हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो अपना कुल संवेग जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। तो टकराने से पहले जब दोनों कण जिनका द्रव्यमान समान है, चाल समान है, परंतु दिशा उनकी एक दूसरे की विपरीत है, तो टकराने से पहले जब हम इनका कुल संवेग निकालेंगे तो कुल संवेग क्या होगा, टकराने से पहले कण का द्रव्यमान m गुणा में वेग u1 प्लस पहले कण का द्रव्यमान m गुणा में वेग u2। m का मान 1.5 किलोग्राम, u1 का मान 2.5, m का मान वापस से 1.5, परंतु दूसरे कण का वेग हम क्या लेंगे, ऋणात्मक, क्योंकि पहले कण का वेग अगर आप इस दिशा में धनात्मक लेते हैं तो दूसरे कण का वेग इससे विपरीत दिशा में क्या लेंगे, आप ऋणात्मक लेंगे। अब ये दो चीज़ें जो आपकी मान में बराबर हैं परंतु एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी और कुल संवेग हमारा निकल के आएगा 0। अब बात करते हैं टक्कर के बाद। टक्कर होने के बाद क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, संयोजित हो जाती हैं। दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगी या संयोजित हो जाएंगी तो उसके बाद आपको सम्मिलित वेग इनका निकालना है v। तो अब टक्कर के बाद कुल संवेग निकालिए। कुल संवेग क्या होगा, द्रव्यमान m इसका द्रव्यमान कितना हो गया भैया 2m, और दोनों का वेग कितना है आपका v। ठीक है। तो कुल द्रव्यमान 2m गुणा में वेग आपका v। अब संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि अगर बाह्य बल आपका 0 हो तो संवेग नियत रहता है, मतलब जितना टक्कर से पहले उतना ही टक्कर के बाद। तो संवेग जो था टक्कर से पहले वो 0 था, टक्कर के बाद आपका था 2m गुणा में v, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा
शून्य आ जाएगा। मतलब दोनों वस्तुएं टकराने के बाद सम्मिलित रूप से विराम अवस्था में आ जाएंगी, किसी भी तरह से गति नहीं करेंगे। तो सवाल हमारा ये था कि दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान बराबर है 1.5, हमने दोनों का द्रव्यमान बराबर मान लिया 1.5 किलोग्राम। दोनों आमने सामने एक दूसरे की विपरीत दिशा में समान चाल से गतिमान हैं। तो टक्कर से पहले हम इनका संवेग निकालेंगे, तो टक्कर से पहले इनका संवेग आएगा 0, क्योंकि दोनों का संवेग बराबर मात्रा में है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए कुल मिला के संवेग आएगा 0। टक्कर के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो इनका टोटल द्रव्यमान हो गया 2m और दोनों का सम्मिलित वेग है हमारा v। तो टक्कर के बाद इनका संवेग कितना आएगा 2m गुणा में v। अब देखिए, अगर आप इन दोनों कणों को किसी एक निकाय के अंदर माने तो जब ये दोनों वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं। अगर आप इन दोनों को एक अलग अलग निकाय मान के अगर आप इनकी गति का अध्ययन करेंगे तो दोनों पर बाह्य बल आपका लगता है, जो दोनों पर एक दूसरे के द्वारा आरोपित किया जाता है। पर दोनों को अगर आप एक ही निकाय में माने तो दोनों कणों को अगर एक ही निकाय कंसिडर किया जाए, एक ही निकाय माना जाए, तो इस निकाय पर किसी तरह का कोई भी बाह्य बल आपका कार्यरत नहीं होता, इसलिए बाह्य बल आपका 0। और अगर बाह्य बल आपका 0 हो तो संवेग आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो अगर संवेग नियत रहेगा इसका मतलब ये हुआ कि जितना संवेग टक्कर से पहले था उतना ही संवेग आपका टक्कर के बाद होगा। तो टक्कर से पहले संवेग था 0, टक्कर के बाद संवेग है हमारा 2m गुणा में v। ठीक है, तो यहाँ से v कितना आ गया आपका 0 आ गया। इसलिए दोनों वस्तुएं टकराने के बाद सम्मिलित रूप से विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, दोनों आपके रुक जाएंगे। अब करते हैं अपन अगला सवाल। अगला सवाल भी आपका न्यूमेरिकल है, वही संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण के नियम का मतलब ये कि अगर बाह्य बल आप शून्य करेंगे तो संवेग हमारा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, यदि f बराबर 0 हो तो p बराबर कांस्टेंट। तो सवाल है हमारा कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की बॉल, तो जो बॉल है हॉकी की उसका द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम, जिसको किलोग्राम के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻1 किलोग्राम। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो इसका वेग दिया हुआ है वो है 10 मीटर प्रति सेकंड, सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके से। जो दूसरा आपका है उसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, एक ब्लॉक है आपका, से टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है। ये टुकड़ा आपका विराम अवस्था में है, इसका वेग नहीं दे रखा, मतलब आपका ये रुका हुआ है। ठीक है, टक्कर के बाद ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमें निकालना है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग कितना था और दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग कितना होगा। तो पहले देखते हैं टक्कर से पहले का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग क्या होगा, बॉल का संवेग और उस लकड़ी के टुकड़े का संवेग। बॉल का संवेग क्या होगा, बॉल का द्रव्यमान गुणा में बॉल का वेग, प्लस टुकड़े का संवेग क्या होगा, टुकड़े का द्रव्यमान गुणा में टुकड़े का वेग। तो भैया बॉल का द्रव्यमान था 2 × 10⁻⁻1, बॉल का वेग था 10, टुकड़े का द्रव्यमान 5 किलोग्राम था परंतु वेग आपका 0 था। अब आपका टक्कर से पहले कितना संवेग आएगा, 10⁻⁻1 से 10⁻+1 आपका खत्म। तो P1 बराबर आ गया अपना 2 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। ये हमारा संवेग आ गया टक्कर से पहले। टक्कर के बाद दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जब टक्कर के बाद दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया,
5 + 2 × 10⁻⁻1 ब्लॉक का द्रव्यमान और बॉल का द्रव्यमान दोनों आपस में जुड़ गए और दोनों का सम्मिलित वेग अपना कितना है, स्मॉल v। अब किसी तरह का कोई बाह्य बल आपका कार्यरत नहीं होता, किसी तरह का कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तो संवेग संरक्षित रहेगा। मतलब ये कि P1 बराबर क्या होगा हमारा P2। टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होगा। तो P1 का मान है 2, P2 का मान ये 5 में 0.2 जब जोड़ेंगे तो 5.2 आएगा गुणा में v, और यहाँ से v निकालेंगे तो आएगा 2/5.2 या v बराबर 1/2.6 या आपका 10/26। 10/26 का मतलब 5/13 और 5/13 का मतलब हुआ 0.3, उसके बाद 39 बच गए 11, 110, उसके बाद 8, 0.38 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों इस सम्मिलित वेग से क्या करेंगे, आपके गति करेंगे। ठीक है, तो ये था तो सवाल था हमारा कि एक हॉकी की बॉल है, उसका द्रव्यमान है 200 ग्राम, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और गति करती हुई एक लकड़ी के टुकड़े से टकराती है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वेग उसका 0 है, विराम अवस्था में। तो टक्कर से पहले का संवेग निकालते हैं अपन। टक्कर से पहले का संवेग होगा बॉल का द्रव्यमान प्लस लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान, बॉल का संवेग प्लस लकड़ी के टुकड़े का संवेग। बॉल का संवेग क्या होगा, बॉल का द्रव्यमान गुणा में बॉल का वेग, और टुकड़े का संवेग होगा टुकड़े का द्रव्यमान गुणा में टुकड़े का वेग। बॉल का द्रव्यमान 2 × 10⁻⁻1, बॉल का वेग आपका 10, टुकड़े का द्रव्यमान 5, वेग आपका 0। ये -1 से +1 आपकी पावर कैंसिल हो गई, तो आपका संवेग आ गया 2 किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड। अब टक्कर के बाद जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम टुकड़े का, 200 ग्राम बॉल का, तो कितना हो गया 5 + 2 × 10⁻⁻1 और गुणा में सम्मिलित वेग कितना है इनका, v। अब अगर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तो संवेग संरक्षित रहता है, मतलब जितना संवेग टक्कर से पहले उतना ही संवेग टक्कर के बाद। तो टक्कर से पहले के संवेग और टक्कर के बाद के संवेग को आपस में बराबर कर देंगे, तो दोनों को बराबर किया तो P1 का मान 2। अब देखिए ये 2 × 10⁻⁻1 जो है इसका मतलब होता है 0.2, तो 5 और 0.2 को जब जोड़ेंगे तो 5.2 गुणा में v, तो हमारा v बराबर आ गया 2/5.2। कट करेंगे तो 1/2.6, जिसको 10/26 लिख सकते हैं। 2 से कट करेंगे 5/13 और 5 में 13 का भाग देंगे तो आएगा 0.38 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा दोनों का सम्मिलित वेग। अब आते हैं अपन अगले सवाल के ऊपर। ये भी आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका जड़त्व के नियम पर आधारित है, इनर्शिया पर आपका आधारित है। वो ये कि बस की छत पर जो सामान रखा जाता है उसको रस्सी से क्यों बांधा जाता है, कि बस की छत पर रखे हुए सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है कि अगर अचानक ब्रेक लगाएंगे तो बस जो थी वो तो उसी समय विराम अवस्था में आ जाएगी, पर उसकी छत पे रखा हुआ सामान अपने जड़त्व के कारण उसी वक्त विराम अवस्था में नहीं आएगा, वो आगे की तरफ गतिमान रहेगा, तो बस एक जगह रुक जाएगी और छत पे रखा हुआ सामान आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो अचानक खुलने की स्थिति में नहीं, अचानक रुकने की स्थिति में सामान पीछे की ओर नीचे अथवा आगे की ओर नीचे ना गिर जाए। और बस अगर किसी मोड़ पर मुड़ेगी तो मुड़ने के दौरान भी सामान आपका इधर उधर ना गिर जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जब बस की गति में अचानक परिवर्तन होता है तो सामान जो था उसकी गति में वो परिवर्तन उतना नहीं हो पाता, क्योंकि सामान जो था वो अपने द्रव्यमान के कारण अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो बस की गति में अचानक परिवर्तन हो जाएगा, पर सामान की गति में उतना परिवर्तन अचानक से नहीं होगा, तो बस और सामान दोनों की गति में विभिन्नता होगी और उस विभिन्नता के कारण सामान जो था वो बस से विस्थापित हो सकता है। उस विस्थापन को रोकने के लिए जो सामान था वो आपका
रस्सी से बांधा जाता है। उसके बाद अगला सवाल भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि कोई आपका बैट्समैन है, कोई बल्लेबाज है, वो क्रिकेट की बॉल को मारता है तो गेंद आपकी ज़मीन पर लुढ़कती है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो आपकी विराम अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो जो बॉल थी वो आपकी चलती चलती धीमी होती जाती है और लास्ट में रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब बॉल के ऊपर बैट्समैन बल लगाएगा, बाह्य बल लगाएगा, तो ये बॉल जो थी इसकी गति में परिवर्तन होगा और ये बॉल आपकी किसी वेग v से गतिमान होगी, पर धीरे धीरे ये वेग आपका कम होता जाएगा। कारण ये था कि जब ये बॉल जमीन पर या किसी सरफेस के ऊपर या किसी सतह पर गतिमान है तो उस बॉल और उस सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो पीछे की तरफ लगेगा। अब ये घर्षण बल जो पीछे की तरफ लग रहा है वो बॉल की गति को लगातार धीमा करता रहेगा और वेग कम होता जाएगा और आखिर में जब ये पूरा का पूरा वेग आपका समाप्त हो जाएगा तो बॉल हमारी विराम अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो बॉल जो थी वो धीरे होते होते क्यों रुक जाती है? क्योंकि जैसे जैसे बॉल किसी धरातल पर या जमीन पर गति करती है तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है और ये विपरीत दिशा में लगने वाला जो घर्षण बल था यही वेग को लगातार धीमा करता जाता है और लास्ट में बॉल को रोक देता है। तो इन चार में से जो ऑप्शन हमारा विपरीत दिशा में लगने वाले बल की बात करेगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। पहला ऑप्शन है कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है, ये आपका ऑप्शन सरासर गलत है। ठीक है, अगर उसने पर्याप्त प्रयास नहीं लगाया होता, पर्याप्त बल नहीं लगाया होता तो बॉल आपकी गतिमान ही नहीं होती। गतिमान ही नहीं होती तो उसके बाद में रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वेग जो है वो गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये सरासर गलत है। बल जो है वो वेग में परिवर्तन का काम करता है, बल और वेग समानुपाती होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। हाँ बिल्कुल, बॉल जैसे जैसे धरातल पर आपकी गतिमान है वैसे वैसे बॉल पर गति की विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है जो उसकी गति को लगातार धीमा करता जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। डी जो है वो आपका गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। देखिए, बल दो तरह के होते हैं, संतुलित और असंतुलित, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लीजिए कि ये हमारा कोई वस्तु है, एक बल आपका 5 न्यूटन इधर लगता है, एक आपका 5 न्यूटन बल इधर लगता है। अगर आप कुल बल निकालेंगे तो इस दिशा में लगने वाला 5 न्यूटन है, इस दिशा में विपरीत दिशा में लगने वाला 5 है। अगर इसको आप धनात्मक लेंगे तो ये आपका ऋणात्मक होगा, तो ये होगा -5, 5 और -5 को जोड़ेंगे तो कुल बल हमारा कितना आया? 0। तो यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगते हैं और इस तरह से लगते हैं कि उनका परिणामी 0 आता है तब उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहे हैं पर वो बल इस तरह से लग रहे हैं कि सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके और टोटल बल कितना लगाते हैं? 0 लगाते हैं, तब उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल आपका क्या होता है? एक तरफ आपका 15 न्यूटन लग रहा है, एक तरफ आपका 5 न्यूटन लग रहा है। अब आप बल निकालेंगे तो प्लस का 15 और विपरीत दिशा में 5, तो नेट बल जो था, परिणामी बल, वो आपका 10 न्यूटन लगा इस दिशा में। जब परिणामी बल 10 न्यूटन लगेगा इस दिशा में तो ये ब्लॉक आपका इस तरफ गति करेगा। जब सारे बल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, गति में परिवर्तन होता है असंतुलित बलों के कारण, जब बल आपस में कैंसिल नहीं करते। ठीक है, अगर बॉल जो है वो गतिमान हुई बैट के टकराने के बाद, बॉल अगर गतिमान हुई तो उसका मतलब ये था कि बॉल पर असंतुलित बल लगा था, असंतुलित बल लगा था तभी बॉल की गति हुई थी। तो ये जब बोल रहा है कि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है तो ये बात आपकी गलत है। अगर असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता तो बॉल की गति में परिवर्तन होता ही नहीं, बॉल आपकी गतिमान होती नहीं। बॉल अगर गतिमान हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई असंतुलित बल आपका कार्य कर रहा है। अब फिर से आपका न्यूमेरिकल आता है, इसमें बल का सूत्र काम में लेंगे अपन, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण।
एक ट्रक विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग कितना आ गया 0। पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, ये 20 सेकंड में, t बराबर दिया हुआ है 20, और दूरी कितनी तय करता है 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभिक वेग आपका 0, समय 20 और त्वरण आपका 400, विस्थापन आपका 400, हमें त्वरण ज्ञात करना है। गति की दूसरी समीकरण क्या थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, s का मान 400, u का मान 0, t का मान 20 प्लस 1/2, a का मान पता नहीं, t का मान 20 और उसका स्क्वायर। तो 400 बराबर 1/2 गुणा में a गुणा में 400 से 400 कैंसिल, और a बराबर आपका कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये है आपका त्वरण, उस ट्रक का त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बल भी निकालना है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान दे रखा है 7 टन। द्रव्यमान कितना दे रखा है 7 टन। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 टन में कितने किलोग्राम हुए 7000 किलोग्राम। तो बल कितना आएगा, द्रव्यमान 7 गुणा 10 की घात 3 और त्वरण हमारा 2, तो आपका बल आ गया 14 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। 14 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन का मतलब हुआ मुन्ना 14000 न्यूटन। तो एक ट्रक आपका विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करता है। जब वो नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू करेगा तो विराम अवस्था से कर रहा था, तो u बराबर 0, समय आपका 20 सेकंड, विस्थापन कितना हुआ 400 मीटर। तो पहले आपने को त्वरण निकालना है। त्वरण निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये दूसरी समीकरण है, मुन्ना गति की समीकरण, जो इससे पहले वाले चैप्टर में आती है। s का मान 400, u का मान 0, t का मान 20, 1/2, a का मान ज्ञात करना है, t का मान 20 का स्क्वायर। 400 से 400 कैंसिल, a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर निकालना था बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान आपका कितना 7 टन मतलब 7000 किलोग्राम। द्रव्यमान 7000 किलोग्राम, त्वरण आपका 2, 7 दूनी 14 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मतलब 14000 न्यूटन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ आपके न्यूमेरिकल्स, कुछ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आगे की वीडियो के अंदर भी अपना ये सवाल का सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 28